Kisan.com। मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दीपशिखा नाहर। मैम के बारे में बता दूं, मैम गायनेकोलॉजिस्ट है और पिछले कई सालों से चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हम जानते हैं मैम के बारे में, साथ ही हॉस्पिटल के बारे में और कोविड के टाइम किस तरह से मैम ने वर्क किया उसके बारे में भी हम मैम से बात करेंगे। मैम बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगी, आप कहाँ से हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन क्या है, ताकि दर्शक जान सकें। मैं बेसिकली दिल्ली से ही हूँ जी। और विद एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन क्योंकि इंदौर से किया था MGM मेडिकल कॉलेज से, तो आई शिफ्टेड टू इंदौर और फिर यहीं शादी हो गई। तो आज लास्ट 13-14 ईयर्स से आई एम देयर इन इंदौर होंगी। डॉक्टर बनने का चुनाव क्यों किया, कुछ खास वजह थी? डॉक्टर मतलब सेकंड कोई ऑप्शन था ही नहीं दिमाग में। दैट वाज मतलब फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली आई वाज थिंकिंग कि मतलब डॉक्टर ही बनना है। देयर वाज नो अदर सेकंड ऑप्शन। आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो महिलाओं से संबंधित कई परेशानियां देखती हैं आप, तो फिलहाल की स्थिति में क्या समस्याएं हैं जो महिलाओं में ज्यादा देखी जा रही हैं? आजकल अगर एज ग्रुप के हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे नॉर्मली हम टीनेजर्स से लेकर 25 तक की एज की गर्ल्स देखते हैं, 25-30 तक की, तो मेनली PCOS जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हम लोग बोल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। मतलब विद इंक्रीजिंग एज, लास्ट अगर मैं 12-14 ईयर्स से अगर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ एवरी ईयरली द नंबर इज इंक्रीजिंग, परसेंटेज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। चाहे पहले ये होता था कि ओबीज गर्ल्स आती थी, दे आर कंप्लेनिंग फॉर PCOS, बट नाउ द लीन गर्ल्स आर ऑल्सो कमिंग विद PCOS। तो ये एक डिसऑर्डर जो हम कह सकते हैं, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, दैट इज अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम व्हिच इज कमिंग इंक्रीजिंग डे बाय डे, दैट इज कमिंग। एक चीज और देखी जा रही है कि मतलब कंसीव कर नहीं कर पाना एक जो प्रॉब्लम है महिलाओं में कि प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मेन रीजन क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं कंसीव ना करने के, कि या मदर का एक मतलब लेडी की वजह से एक फैक्टर हो सकता है, हस्बैंड की वजह से फैक्टर हो सकता है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका कोई कारण नहीं होता, स्टिल दे आर नॉट एबल टू कंसीव। मेनली फीमेल फैक्टर्स में PCOS जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें साइकिल्स रेगुलर नहीं होती तो आप कंसीव नहीं कर पा रहे। उसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस एक कारण आ रहा है, ट्यूबरक्लोसिस क्योंकि अपने यहाँ बहुत ही कॉमन है, एज अपनी जो कंट्री है TB कॉमन है, तो उसके गर्ल्स कंसीव नहीं कर पाती हैं। पर मेन फीचर इज PCOS जो हम डील कर रहे हैं कि पेशेंट्स कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ओबेसिटी, PCOS की सारे एक मल्टीफैक्टोरियल है जो सब एक दूसरे से जुड़े हैं और ये एक कारण बन रहे हैं। इरेगुलर पीरियड्स भी एक पीरियड साइकिल भी एक प्रॉब्लम बनकर उभर रहा है फीमेल्स में। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन बच्चों का डाइट, एक्सरसाइज ना करना, जो टीनेज गर्ल्स का मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारी ज्यादा होती जा रही हैं, तो वो एक कारण बन रहा है। और दूसरा मोबाइल के एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, सेडेंटरी हैं, हर वक्त बैठे हैं, फिजिकल एक्टिविटी में बच्चे नहीं जाना चाहते, बोले तो भी नहीं जाना चाहते हैं। और आज आप सोच रहे हैं कि एज ऑफ मैरिज भी इंक्रीज हो रही है, जो हम गर्ल्स कंसीव कर लेती थी एट द एज ऑफ 20-25, जो कंसेप्शन वाला पीरियड था, आज वो 30-35 में चला गया है। तो उससे इरेगुलरिटी बढ़ती है, आपका जो ओवेरियन रिजर्व रहता है जिससे आप कंसीव कर पाते हैं, साइकिल्स रेगुलर होती है, वो कम होता है विद एज। तो वो एक कारण है बहुत बड़ा। इन सब से कैसे बचा जा सकता है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर बचना है तो आपको आपकी बच्चियों से स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर हम लोग 25-30 तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद ये टाइम निकल जाता है, जो हम प्रिवेंशन का टाइम निकल जाता है। तो प्रिवेंशन के लिए गर्ल्स की जो हैबिट होनी चाहिए थ्रू आउट, बहुत सारी चीजें हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स वी कैन नॉट चेंज, पर डाइटरी फैक्टर्स वी कैन चेंज, फिजिकल एक्टिविटी वी कैन चेंज। तो ये चीजों का, और एक अर्ली हेल्थ चेकअप्स और वैक्सीनेशन जो बच्चों की विद टाइम रिक्वायर्ड हैं, तो उन सब से थोड़ा सा बेटरमेंट आ सकता है। तो मेडिकल हेल्प अगर चाहिए अगर, तो अर्ली एज पे अगर हम लेते हैं तो आगे के लिए बेटर रहता है। इतने सालों की करियर में ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे अवार्ड्स आपके नाम हुए होंगे, तो उसमें से कुछ खास अवार्ड एंड अचीवमेंट कौन से हैं? अचीवमेंट्स तो हमारे लिए डेली अचीवमेंट वही होता है कि एक क्राइंग बेबी और एक स्माइलिंग मदर, दैट इज द अचीवमेंट आफ्टर डिलीवरी। वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। या हम पेन रिलीफ, कई ऐसी सर्जरीज होती हैं जो हम करते हैं और उसके बाद पेशेंट सेटिस्फाइड होता है, मतलब दे आर हैप्पी कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आज ही जैसे एक डर्मोइड सिस्ट आई ऑपरेटेड, दैट वाज अराउंड 15 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब पेशेंट वाज सो हैप्पी बिकॉज हर पेन वाज रिलीव्ड। सबसे इंपॉर्टेंट जो एक फैक्टर वो चीज है, तो हमारे लिए उनका सेटिस्फैक्शन वही बेस्ट अवार्ड है, वही अचीवमेंट है, डेली बेसिस पे वही रहता है। कोविड का टाइम मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा वर्क किया है, तो इस वक्त में आपने कैसे काम किया, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए? चैलेंजेस सभी के लिए थे, हमारे लिए भी थे, हमारे स्टाफ के लिए भी थे, कि पेशेंट सबको एक डर था, चाहे बीइंग अ डॉक्टर या स्टाफ, सबको एक डर था, पर स्टिल वी वर्कड 24/7 वी वर देयर इन द हॉस्पिटल, आवर स्टाफ वाज देयर, वी वर आल्सो देयर कमिंग एंड गोइंग, और ऑन कॉल्स वी वर अवेलेबल ऑल द टाइम।
थ्रू आउट, मतलब खाली इंदौर के पेशेंट्स के लिए नहीं, जो पेशेंट्स कहीं हमारे घर होम टाउन चले गए उनके लिए भी वी वर अवेलेबल ऑन वीडियो कॉल्स, फोन कॉल्स। एंड जो डिलीवरी, सिजेरियंस, जो इलेक्टिव प्रोसीजर्स थे वो हमने नहीं किए हैं, पर जो इमरजेंसी रिक्वायर्ड है, जैसे डिलीवरी हम टाल नहीं सकते कि 4 महीने या 6 महीने, जो उसका ड्यू डेट है वी हैव टू डू। सिजेरियंस है तो वो हमने किए विद द ऑल प्रिकॉशंस, सेफ्टी जितने भी मेजर्स थे, चाहे पीपी किट्स पहनी थी, जो भी था, वी वर्कड एंड वी आर हैप्पी कि वी सर्व द पीपल बिकॉज दैट इज ओनली आवर वर्क, वी वर देयर। वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन वैक्सीन को लेकर अभी कहीं ना कहीं लोगों में डर है क्योंकि ये बातें चल रही है कि वैक्सीन लगवाने के बाद ऐसा होगा, इस वजह से लोग डरे हुए हैं, तो उन्हें कैसे अवेयर करेंगे वैक्सीन? I got vaccinated, I had both the doses done, और मेरे साथ थोड़ा सा बॉडी एक्स एंड दे वर देयर, पेन्स वर देयर, बट स्टिल वी आर हैप्पी कि लग गई, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और मैं हम सबको ये एडवाइस करूँगी कि आप अपनी वैक्सीनेशन स्केड्यूल जो है उसको कंप्लीट करें, एंड दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी अभी के लिए। कोरोना के स्ट्रेन्स बदल रहे हैं, पर स्टिल यू शुड गो फॉर वैक्सीनेशन। वैक्सीन के बाद एक चीज और नोटिस करने में आ रही है कि कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स है, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस, ये थोड़ा सा डॉक्टर्स को तो इसे फॉलो करना ही है, लेकिन जो आम लोग हैं वो इससे ना दूर हो रहे हैं, तो उन्हें नहीं, जो आज साल भर में हमने हैबिट डेवलप करी है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, वो तो मस्ट है। चाहे वैक्सीन लग भी जाती है तो भी मस्ट है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू WHO नेक्स्ट 3-4 years स्टिल वी हैव टू लिव विद द वायरस इज नॉट गोइंग टू गो। तो ये प्रोटोकॉल्स अगर फॉलो नहीं करेंगे तो उसकी जो कोरोना की मॉर्बिडिटी है, मोर्टेलिटी है, वो रेट बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी जो डेवलप हो जाएगी आफ्टर वैक्सीन है या प्रायर टू अपने जो इन्फेक्शन के बाद, तो वील कम आउट मोर फास्टर। जो 4 साल लगने वो 2 साल में वील बी हैप्पी कि इट्स देयर, और फिर बाद में वो फ्लू जैसा रह जाएगा, दैट इज देयर ऑल द टाइम, फिर नॉर्मल हो जाएगी चीज़। आपके हिसाब से एक बेस्ट डॉक्टर क्या होता है? मींस एजुकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोगों का हर टाइम अपडेट रहना होता है, लेकिन उसके अलावा वो क्या क्वालिटी है जो किसी भी डॉक्टर को बेस्ट बनाती है? ही शुड बी अ वेरी गुड लिसनर। मतलब मुझे लगता है 50% जो पेशेंट की प्रॉब्लम्स होती है, अगर आप गुड लिसनर हो तो ही और शी इज सेटिस्फाइड। और बाकी फिर जो भी हम जितने भी बाकी हम पढ़ ही रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, आज भी लर्निंग तो डे टू डे बेसिस पे नए स्किल्स जो आ रही है, चीज़ें, नए प्रोटोकॉल्स, गाइडलाइंस, वो तो वी हैव टू बी अपडेटेड ऑल द टाइम। तो सबसे इम्पोर्टेंट आई फील कि बीइंग अ डॉक्टर, गुड लिसनर, बाकी तो स्किल्स सभी में ही है, ऐसा नहीं है। अगर हम करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें उन लोगों के लिए जो आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेडिकल की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी? दिस इज द बेस्ट फील्ड एंड आई इनवाइट यू ऑल। मतलब नोबल प्रोफेशन तो है ही, आज भगवान मानते हैं डॉक्टर को हमें, तो वो तो सबसे बेस्ट चीज है कि आपको एक जो इज्जत देते हैं समाज में, जो इज्जत है, आपकी रेपुटेशन है, उसके अलावा आपके एक सेटिस्फैक्शन, जॉब इतनी सेटिस्फाइंग है, आपको लगता है कि आपने किसी के लिए कुछ किया, एंड एवरी डे बेसिस यू आर डूइंग योर वर्क एंड यू आर डूइंग समथिंग फॉर अदर्स। अब हमारी सोसाइटी एंड यूथ को, स्पेशली यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनका माइंडसेट और उनका थॉट कैसा होना चाहिए कि वो खुद तो प्रोग्रेस करें, लेकिन उनकी वजह से सोसाइटी भी आगे बढ़े? आप जो भी फील्ड में हो, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एनीथिंग, आर्टिस्ट हैं, किसी भी फील्ड में, आपको काम वही करना चाहिए जो आपको पसंद हो। मतलब लव व्हाट यू वांट टू डू एंड डू व्हाट यू वांट, व्हाट यू लव, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और सोसाइटी के हिसाब से ये है कि हम सोशल सर्विसेज डे टू डे बेसिस पे रखें अपने साथ तो ज़्यादा अच्छा है। हम सोचे कि हम एट द एज ऑफ 40, 50 या 60 के बाद हम विल गो फॉर सोशल सर्विसेज। डे टू डे बेसिस पे हमको कोई ना कोई सोशल इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए, सर्विसेज देते रहना चाहिए सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी हैज गिवन अस अ लॉट, तो वापस उसको देना, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आवर ड्यूटी ऑल्सो। दीपशिखा मैम ने हमें कई बातें बताई, उनके बारे में हमने जाना, और जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके बारे में मैम ने बताया। तो हम थोड़ा सा अगर हमारी दिनचर्या में चेंजेस लाएंगे तो होने वाली प्रॉब्लम से शायद हम बच सकते हैं, तो इन्हें ज़रूर अपनाइए और अपनी थोड़ी सी दिनचर्या बदलिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.